In this video, we shall discuss about historical forces and factors that led to British conquest of India. Historical forces and factors that led to British conquest of India. In this, first of all, I have to say that India at that time, when English entered, English merchant entered the India, was divided among itself. It was a divided principalities where there were many principalities in India at that time. But first of all, we should discuss about what was the nature of trade and who are the partners in the trade. It is astonishing that a merchant company became एम्पेयर ऑफ इंडिया अल्टीमेटली. तो इन सारी परिस्थितियों में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया यूरोप से सबसे पहले व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन इंडिया यूरोप बिफोर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड between India and West, trade was carried from ancient times, but in that trade from ancient times, but we have to take to the period only middle period. In Middle Ages, Arabian were main partners of the Indian trade. Trade between West and India was in the hands of अरबियन मर्चेंट्स के हैंड में था. तो सबसे पहले और अनेकों रूट्स थे, लेकिन जो मेन रूट्स था वो क्रॉस करता था वेस्टर्न एशिया नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से ये ट्रेड क्रॉस करता था और सीधे चला जाता था पर्शियन गल्फ की तरफ, और पर्शियन गल्फ से मेडिटेरेनियन सी के पास जाता था, जहाँ पर ये टेक ओवर कर लिया जाता था वेनेशियन एंड जेनोवा के जो ट्रेडर्स होते थे उनके द्वारा. तो ये वो वेनेशियन एंड ट्रेड और जेनेवा के जो ट्रेडर्स थे और अरबियन ट्रेडर्स थे, दे वर द मेन पार्टनर्स in the trade which was carried between India and West, India and European countries. So later on and this और जो ये ट्रेड होता था वो अनेक सारे चीज़ों में होता था और बहुत ही ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था, क्योंकि इंडिया और यूरोप के से तो इंडिया उस समय बहुत ही फ्लोरिशिंग कंट्री था. तो ये बहुत फ्लोरिशिंग तो ट्रेड जो होता था वो बहुत प्रॉफिटेबल होता था. तो दे गेव जेलियसनेस टू द काउंटर पार्ट्स ऑफ द अदर कंट्रीज, सेम काउंटर पार्ट्स जो थे अरब जो मर्चेंट्स जो हुआ करते थे उनके आई में जेलियसनेस दिए कि और एक्सपर्ट किए उनके इच्छा को कि हम ट्रेड करें, हम भी ट्रेड करें. लेटर ये जो ट्रेड था अरबियन जो मर्चेंट्स थे वे तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो 1457 ईस्वी में तुर्क के हाथ में चला गया. तो ये बाद में ये अरबियन और तुर्क के साथ में ये तुर्क ही इसमें मेन पार्टिसिपेटर होते थे. तो मतलब तुर्की सेटलर जो थे, तुर्किश मर्चेंट, उसमें ये आए. बट दिस ट्रेड वाज जो ये पैटर्न था जो इंडिया और वेस्टर्न ईस्ट और इंडिया का जो ट्रेड का जो पैटर्न था तो वो बेसिकली लैंड रूट से हुआ करता था. लैंड और सी दोनों इसमें आते थे. डायरेक्टली जो सी रूट था वो नहीं था. डायरेक्टली सी रूट तो सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल उस समय हुआ ऐसा कि यूरोप में रेनेसा हुआ
रेनेसा के बाद जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुआ, जो शिपिंग साइंस थे और शिप बिल्डिंग और जो साइंस थे, शिप बिल्डिंग का साइंस, वो बहुत ही डेवलप किया और शिप आने जाने और बहुत ही आधुनिक तौर पे शिप हो गए, जिससे कि दूर तक की यात्रा किया जा सकता था इन शिप से। तो स्पेन और पुर्तगाल इसमें सबसे पहले आए। तो स्पेन के का था कोलंबस, जो था कोलंबस से इंडिया की खोज करने चला, ईस्टर्न साइड में इंडिया की खोज करने चला, वो पहुंच गया अमेरिका। लेकिन वास्को ड गामा जो पुर्तगाल का था, पुर्तगीज़ था, वो 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका को राउंड लगाकर साउथ अफ्रीका का जो साउथर्न मोस्ट जो पोर्ट था, वो केप ऑफ गुड होप, वहाँ पहुँचा। वहाँ से फिर कालीकट पहुँचा। और ये ट्रेड तो इस तरह से जोग्राफिकल डिस्कवरीज के द्वारा वेस्टर्न और जो वेस्टर्न कंट्री थे और इंडिया जो था, और साथ साथ जो इंडिया था, वो डायरेक्टली ट्रेड रूट में बन गया। वो डायरेक्टली ट्रेड रूट से इंटरलिंक्ड हो गया, सी ट्रेड रूट से इंटरलिंक्ड हो गया, बिना कोई इंटरमीडियरी कोई इसमें नहीं आया। तो ये ट्रेड रूट था। तो ये नेचर ऑफ जो पार्टिसिपेंट थे, ट्रेडर्स थे, वे धीरे धीरे आए। उसके बाद हुआ ऐसा कि स्पेन और पुर्तगाल जो था, स्पेन और पुर्तगाल के बाद डच, फ्रेंच और इंग्लिश, ये तीन देशों के मर्चेंट भी अपने आप को इस ट्रेड में लगाना चाहे। साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और मर्केंटलिस्ट रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो वहाँ हुआ, तो इस कारण से वहाँ प्रोग्रेस हुआ। और साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण जो वहाँ की सभ्यता थी वो ज़्यादा विकसित हो गई। तो सभ्यता ज़्यादा विकसित हो गई, तो इस कारण से उनको सबसे पहले फर्स्ट जो इस ट्रेड का जो फर्स्ट बिगनर था, तो यहाँ से जो माल बनता था, इंडिया में जो माल बनता था, इंडिया से जो माल बनता था वो डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री में बेचा जाता था। क्योंकि इंडिया का जो पोर्सलिन होता था, सूती कपड़ा होता था, बहुत सारा जो मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया एक फ्लोरिशिंग कंट्री था उस समय। यहाँ से कच्चा माल भी जाता था और बना हुआ माल भी। वह यहाँ का पोर्सलिन वहाँ पर 60 गुना ज़्यादा शायद बिकता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज जो था ट्रेड का, इंग्लिश और इसका मतलब इंडिया के बीच का, तो वो बेसिकली इंडिया के फेवर में ही जाता था। लेकिन यूरोपियन कंट्री को भी इसमें लाभ हुआ करता था, उनके मर्चेंट को लाभ हुआ करता था, क्योंकि जो इंडिया से जो माल जाता था वो यूरोपियन कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट में बिकता था। तो इस तरह से एक तो ये हो गया। उसके बाद हुआ कि कैपिटल एक्यूमुलेशन सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी साइंस टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर तो विकसित हुआ, मर्केंटलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए उनको चाहिए था पूरा रिसोर्सेज चाहिए, उनको पूरा रेवेन्यू चाहिए था, उनको पूरा रिसोर्सेज चाहिए था। तो एक तरफ से तो ये जो इंडिया से सामान बेचते थे, जो वहाँ कैपिटल एक्यूमुलेशन इससे हुआ। और दूसरा हुआ स्लेव ट्रेड से। स्लेव ट्रेड ये ट्रीपार्टाइट ट्रेड हुआ करता था। इंडिया से जो सामान जाता था वो इंडिया से मतलब यूरोपियन कंट्री वहाँ से मतलब यहाँ से सामान ले जाते थे, यहाँ से दाम में खरीदे, यहाँ से सामान सस्ते दामों पे खरीदे और उसको उसको अफ्रीका में ले गए। अफ्रीका में निग्रोइड्स जो स्लेव होते थे उससे वे एक्सचेंज किए और उस निग्रोइड स्लेव को फिर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जाकर बेच दिए। वहाँ से एक्सचेंज किए, माइंस और प्लांटेशन जो होता था। तो इस तरह से देखते हैं
और फिर उसके बाद उस जो माइंस और प्लांटेशन का जो चीज़ होता था उससे उसको वे फिर यूरोप में जाकर बेच देते थे। तो ये ट्री पार्टाइट ट्रेड से भी कैपिटल का बहुत सारा एक्यूमुलेशन हुआ, और जिससे ये कैपिटल का जो एक्यूमुलेशन हुआ इससे वहाँ का इंडस्ट्री विकसित हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेज में जो यहाँ का जो नेचर था कि कच्चा माल और बना हुआ माल दोनों जाता था। जैसे स्पाइसेस वगैरह कच्चे माल में ये कर रहे हैं कि स्पाइसेस वगैरह जाता था, आइवरी जाता था, और साथ साथ में जो पोर्सलिन होता है, सिल्क कपड़ा जाता था, बहुत सारा चीज़ जाता था, तो टर्कवाइज जाता था। तो ये नेचर तो इस तरह का था। जो ट्रेड में जो सम्मिलित होने वाली वस्तुएं थी उनका तो ट्रेड में उनका नेचर इस तरह का था। लेकिन जब कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया वेस्टर्न कंट्री में। वेस्टर्न कंट्री में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर कच्चे माल का ज़रूरत होने लगा, और जो कच्चा माल जो था उसको फिर बेचने का ज़रूरत होने लगा। तो यूरोपियन एज ए मार्केट बहुत ही शॉर्ट पड़ गया, उसको बाहर ही बेचा जा सकता था। तो इसलिए जो और साथ साथ में वहाँ नेशनलिज्म की भावना ज़्यादा थी। वे नेशनलिस्ट स्टेट थे, लिबरल थे, और साथ साथ में इम्पीरियलिस्ट भी। उनका नेशनलिज्म इस तरह का था कि वो इम्पीरियलिज्म का रूप ले लिया, और जो कि कोलोनियलिज्म भी जिसको कहते हैं, वो इम्पीरियलिज्म कोलोनियलिज्म मतलब कोलोनियल स्टेट इस्टेब्लिश किया, जिससे कि वो कोलोनियलिज्म हुआ। तो इस तरह का ये जो सोसाइटी होता है, सोसाइटी मीन्स कि उसका डेवलप कर गया, और उसका जो स्टेट और सोसाइटी तो नेशनलिज्म जो इम्पीरियलिज्म का रूप लिया, और उसके बाद उसका परिणाम हुआ कि कोलोनियलिज्म, मतलब कि बहुत सारे इंडिया कोलोनियल स्टेट हो गया। तो इंडिया कोलोनियल स्टेट एक क्षण में नहीं हुआ था, एक समय में नहीं हुआ था। इसके लिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रगल हुआ। कैसे, उसका क्या नेचर है, ये बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यही कर रहे हैं कि जो कोलोनियल जो वहाँ कैपिटल का जो एक्यूमुलेशन हुआ, इससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से वहाँ कच्चे माल का ज़रूरत पड़ने लगा, और जो बना हुआ माल था उसको बेचने का ये ज़रूरत हुआ। तो इसके लिए और नेशनलिज्म और एक कॉलोनियल स्टेट उसको देने में, इन शर्तों को पूरा करने में, इन कंडीशन को पूरा करने में सक्षम थे। तो जो नेचर ऑफ ट्रेड था यूरोप और इंडिया के बीच, वो बदल गया। क्या कि शुरू में तो जो सेकेंड स्टेज का होता है, सेकेंड स्टेज में कच्चा माल यहाँ से जाने लगा बहुतायत मात्रा में, और बना हुआ माल वहाँ से आने लगा। तो ये नेचर ऑफ ट्रेड हुआ। और थर्ड फेज में ये हुआ कि जब कैपिटल का एक्यूमुलेशन इतना वहाँ हो गया, जो कि वहाँ पर ही इन्वेस्ट वो लोग नहीं कर सकते थे। तो थर्ड स्टेज में इंडिया में और अदर कॉलोनियल स्टेट में वे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे, जो कि फाइनेंस कैपिटलिज्म का कहा जाता है। मतलब कि इंडिया में फाइनेंस किए अपने, और बहुत तरह के बनाए, जैसे रेलवे हुआ, टेलीग्राफ हुआ, प्लांटेशन हुआ, कॉमर्शियल क्रॉप्स हुआ बहुत सारा। तो इन सब में, माइनिंग्स में इस समय वे अपना कैपिटल लगाए, और इस तरह से फाइनेंस कैपिटल का जुड़ा है। तो ये जो इंटायर जो पैटर्न ऑफ ट्रेड था, ये किस तरह से यूरोपियन मतलब ये एक तरह का फोर्स था, जो कि मतलब एक ग्रेजुअल और से जो होता है स्मूथ प्रोसेस था, एक ग्रेजुअल प्रोसेस था कि फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज में, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में आकर इंडिया कम्प्लीटली कॉलोनलाइज्ड कंट्री हो गया, कॉलोनलाइज स्टेट हो गया इंग्लैंड का। ये है, ये एक तथ्य है। तो जो हिस्टोरिकल फोर्सेज और फैक्टर्स थे, इस हिस्टोरिकल फोर्सेज में सबसे पहला तो फोर्सेज हो गया कि
वे लोग एडवेंचरस थे। रेनेसा का प्रभाव उन पर थोड़ा ज़्यादा पड़ा था। रेनेसा ह्यूमनिस्टिक थे और रेशनलिस्ट थे, जिससे कि वे मटेरियलिस्ट, वे अपने आप में ही बिलीव करते थे। फर्स्ट कारण तो ये था जिसके कारण वे सेलिंग किए, जिसके कारण उनमें एडवेंचर था कि उतना दूर से वे इंडिया में आकर अपना व्यापार जमाए और उसके बाद इंडिया को अपने आप में कवर किए, अपने आप इंडिया को कॉलोनियल स्टेट बना दिए। तो फर्स्ट तो था वहाँ का मतलब वहाँ का जो कल्चर और सोसाइटी था वो इंटायरली डेवलप कर चुका था, जो कि दूसरे देशों पर, जो कि इंडिया और दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व जमा सके। सेकेंडली जो मटेरियल कंडीशन था, इकोनॉमिक कंडीशन ये था कि जो इंडस्ट्रियलिज्म जो वहाँ हुआ, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन की स्टेट इसको बढ़ावा दिया। इंडियन जो कंपनी जो इंडिया में जो ट्रेड करने के लिए जो कॉमर्शियल जो कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मेनली एक चार्टर्ड कंपनी थी और इनको और ये चार्टर्ड कंपनी थी और ये अपने आप में ये मोनोपोलिस्टिक ये अपने आप में एक मोनोपोली क्रिएट किए हुए था। तो इस तरह का था कि जो वहाँ का गवर्नमेंट था वो मर्चेंट को रॉयल चार्टर देकर एलिजाबेथ के समय दिया हुआ था। इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया। यहाँ फोर्ट बनाने के लिए, ट्रीटी कंक्लूड करने के लिए और टेरिटरी एक्वायर करने के लिए, मतलब इन सब कामों के लिए वे चार्टर, मतलब गवर्नमेंट का भी प्रश्रय मर्चेंट के साथ था, जिस कारण से ये सक्सेसफुल हुए। तो उसके बाद इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में भी उस तरह का परिस्थिति उभर कर आया, जो कि उस तरह के फैक्टर्स उत्पन्न हुए और परिस्थिति भी इस तरह का था, जिससे कि ये ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया आसान हो गया। ब्रिटिश जो कन्क्वेस्ट किया इंडिया का, वो आसान हो गया। इंडिया में क्या थे, इंडिया बेसिकली एक, और इंडिया का जो बेसिकली जो मूल जो सोशल जो फैब्रिकेशन होता है वो ऑटार्किकल विलेज का था। विलेज सिस्टम यहाँ प्रबल था। यहाँ एक तो ये था विलेज, मतलब कि विलेज कल्चर, मतलब इससे ज़्यादा लोग ऊपर सोच ही नहीं सकते थे, इससे ऊपर लोग नहीं सोचते थे। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि यहाँ का जो साइंस और टेक्नोलॉजी था, तो स्वाभाविक है जो ऑटार्किकल विलेज जो इकोनॉमिक था, वो बेसिकली एक हर्डल किया कि इंडिविजुअलिज्म और उससे रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं उसको पनपने में मीन्स की रेनेसा जैसा यहाँ कोई बात नहीं थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब रेनेसा जैसी बात ही नहीं थी, तो यहाँ कोई डिस्कवरी, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ये आविष्कार होता है, जो इन्वेंशंस होता है, डिस्कवरी होता है, यद्यपि कि पुराना जो साइंस था वो बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में था, लेकिन जो नया जो साइंस जो कि एज के अनुसार जो डिमांड कर रहा था, वो यहाँ नहीं था। तो इस तरह से तो यहाँ कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ ले नहीं सकता था। मनुष्य जो यहाँ इंडिया तो नेशन तो था, ये ज्योग्राफिकल एंटिटी एज था, लेकिन ये प्रिंसिपलिटीज़ में बटा हुआ था। ये अंटिल ये उस समय तक जब मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर नॉर्थ और जब तक मुगल एम्पायर था तब तक तो लोगों का जो इमेज होता है, लोगों का जो लुक होता है, आउटलुक होता है, वो उनके प्रति था। उनके प्रति तो इस तरह से ये एक तरह के नेशन स्टेट थे। लेकिन नेशन स्टेट करने का मतलब कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसिक जो प्रिंसिपल होता है, रेशनलिज्म जो प्रिंसिपल होता है, लिबरलिज्म जो प्रिंसिपल होता है, वो यहाँ नहीं था।
वो यहाँ नहीं था। तो ये एक बहुत ही हर्डल का काम किया, ये बहुत ही इम्पेडिमेंट दिया। और साथ साथ में जब यही नहीं था तो मिलिट्रिकली जो जिससे लड़ाई वे करते, इंग्लैंड यदि इंग्लिश फोर्सेज यहाँ पर लड़ाई कर रही थी तो इंग्लैंड से लड़ाई करने में ये असक्षम थे। तो इनका जो टेक्निक था वो बहुत ही रूडिमेंट था। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद इसी का जो रहेगा वो ट्रेंड वीडियो, इसी को पूर्ण किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।